अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 मैकेनिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट कॉज मोशन। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से मूव करती हैं और कौन सी फोर्सेस उन पे अप्लाई होती हैं तो वो उन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट होती है। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कि ऑब्जेक्ट जब मूव होते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस जो सी हैं उसमें हम फॉलो करते हैं या उन पे अप्लाई होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की जो हमारे पास इक्वेशन है वो है Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन एंड टाइम। देन हमारे पास आ जाती है डिस्टेंस। डिस्टेंस अब हमने कैसे मेजर करना है, इसमें हमारे पास आता है फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2 इंटू टाइम। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस का एक और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इनिशियल इंटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाती है इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी का हम स्क्वायर लेंगे और फिर उसमें है इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ये सारी हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए जो है वो मूवमेंट का या मोशन का जो है हम पता लगवा सकते हैं। ये जितनी भी इक्वेशंस है ना ये यूज़ होती हैं जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोशन में होता है या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जो है उसकी मूवमेंट हो रही होती है। ये सब इक्वेशंस उस टाइम उस पर हम अप्लाई करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होगा और डायरेक्शन भी जो है उसकी सेम होगी, तब ये सब इक्वेशंस जो सी हैं हम उस पर अप्लाई करेंगे। और हमारे पास जो है यूनिवर्सल जो है ग्रेविटी या फिर एक्सीलरेशन का जो हमारे पास आ जाती है, हमारे पास उसकी मेजरमेंट आ जाती है या उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन क्या है, ये हमारा एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ये किया था, इन्होंने हमें लॉ दिए थे कि एक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से मूव करती हैं। उन्होंने 3 लॉज में इसको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला जो लॉ है उनका उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि वो बॉडी जो रेस्ट पे है, मतलब जो मूवमेंट नहीं कर रही या फिर किसी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो अपनी उसी स्टेट में उसी पोजीशन में रहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो जिस स्टेट में है वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहेगा। ये है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसमें क्या होता है कि हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में उतनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे हम उतना ज़्यादा वो मूव करेगी, लेकिन अगर उसका मास जो है ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगी, कि कम जो है उसमें मूवमेंट होगी और ज़्यादा फोर्स हमें उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। और जिसका मास जो है वो कम होगा उसमें ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी और उसमें हमें कम फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। देन हमारे पास आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 बॉडीज हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। एक जो सी है बॉडी वो है हमारे पास
बॉडी ए हम उसको कहते हैं, दूसरी को बी। ए जो है बी पे फोर्स अप्लाई करेगी लेकिन अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जोन सी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगी बी बॉडी पे। ए और बी की आपस में फोर्स जो एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएंगी, वो उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो रिटर्न में उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं कि ये लॉज हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल है। ट्रांसपोर्टेशन जो हम यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं, उसमें ये मोशन जो है इसके लॉज जो हैं वो यूज़ होते हैं। इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स में, एरोस्पेस में, रोबोटिक्स में, मशीनरी में, फिजिक्स में यूज़ होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होते हैं। इन सब में जो है ये लॉज यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंटम है क्या हमारे पास। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स possess a quality by which they exert force on anything that tries to stop it। वो कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें ये एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है कि वो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो फास्ट स्पीड से आ रहा है, हम आगे से उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसे रोकेंगे तो वो आके उस पर फोर्स अप्लाई करेगा जो एक फास्ट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये होता है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो किस स्पीड से एक ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है, वो होगी उसकी मोमेंटम। मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, मैस इनटू वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमने देखना है, रिलेशनशिप देखना है मोमेंटम में और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma। F इज इक्वल्स टू ma और एक्सीलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला है vf माइनस vi ओवर टाइम। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको जो है हम एक्सीलरेशन और इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम कर देंगे, और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम इक्वल कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये हमारे पास आ जाएगा relationship between Newton's second law of motion and momentum। Force is equals to the rate of change of momentum of a body equals the applied force। वो कह रहे हैं जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। Sometimes we wish to apply the concept of momentum to cases where the applied forces is not constant। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एक क्रिकेट बॉल की। एक क्रिकेट बॉल जल्दी से आके हिट करती है, ठीक है, जिस फोर्स के साथ वो वापस जाती है और जितने टाइम में वो जाती है इसको कहते हैं इम्पल्स। देन हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें हम क्या देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम एक आइसोलेटेड सिस्टम इसमें लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, हमारे पास एक कंटेनर होगा, उसमें अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तो जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा आफ्टर कोलाइजन, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जितना मोमेंटम था बिफोर कोलाइजन। जब तक वो आपस में नहीं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराए थे, उनका जो मोमेंटम होगा ना वो इक्वल्स होगा जब वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो उनका मोमेंटम आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ इक्वेशंस दी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि फोर्स इनटू टाइम
इज इक्वल टू, उन्होंने पहले हमें एक मैथ के बारे में बता दिया, फिर उन्होंने दूसरे के बारे में हमें बता दिया, और फिर उसके बाद वो इसको इक्वल कर देंगे। तो हमने क्या कहा कि जो बिफोर कुलयन जो उनकी मोमेंटम थी वही उनकी आफ्टर कुलयन है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई उसकी, जो बिफोर थी इज इक्वल टू वही आफ्टर कुलयन उनकी मोमेंटम रही। देन हमारे पास आ जाती हैं इलास्टिक कुलयन एंड इन इलास्टिक कुलयन। ये हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कुलयन की। अच्छा, इलास्टिक कुलयन क्या होता है? ये होता है कि इसमें क्या होता है कि जो इतनी एबिलिटी होती है उस बॉडी में कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं ना, तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, डीफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं होती, और ना ही इसमें कोई है हीट लॉस होता है। इस और इलास्टिक कुलयन में मोमेंटम जो है वो भी सेम रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है। लेकिन जो इन इलास्टिक कुलयन है इसमें डीफॉर्मेशन भी होती है कुलयन के बाद, क्योंकि इसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती। इसमें जब कुलयन होती है तो ये एक दूसरे को ब्रेक डाउन भी कर देते हैं, उनके चेंज भी कर देते हैं उनकी शेप को, और इसमें जो है वो हीट भी लॉस होती है, लेकिन मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, बट हीट इसमें लॉस होगी इन इलास्टिक कुलयन में। अब हम इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन सी आती हैं हमारे पास। इन इलास्टिक कुलयन में सबसे पहले हम देखते हैं a collision in which the kinetic energy of the system is not conserved is called inelastic collision. For example, when a hard ball is dropped onto a marble floor, it bounces to very nearly the initial height and loses the negligible amount of energy in the collision with the floor. It is to be noted that momentum and total energy are conserved in all types of collision. However, the kinetic energy is conserved only in इलास्टिक कुलयन। जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ मेंटेन रहेगी इलास्टिक कुलयन में। अब हम देखेंगे इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। एक ही डायमेंशन में अब हम देखेंगे कि इलास्टिक कुलयन हमारे पास किस तरह से होती है। अब इसमें क्या है कि हमने स्मूथ दो बॉडीज जो हैं हमने वो कंसीडर कर लेनी है। नॉन रोटेटिंग बॉडीज होंगी इसमें हमारे पास, जिनका मैस होगा m। एक का मैस होगा m और एक का होगा mg। मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी किस तरह वो मूव कर रही हैं, वो दोनों मैस v1 एंड v2 के साथ एक सेम डायरेक्शन में वो दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कोलाइड किया, आपस में एक दूसरे के साथ टकराई हैं। दे मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। टकराने के बाद भी वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के साथ ही वो मूव कर रही हैं, किसी तरफ रोटेट नहीं की। लेकिन कुलयन के बाद जो है उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है। यही बात उन्होंने हमें ये इक्वेशन में भी दिखा दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी वो भी दोनों की आफ्टर कुलयन जो है वो सेम रही है। वो भी उन्होंने हमें इक्वेशंस के थ्रू उन्होंने हमें दिखा दिया कि वो दोनों की सेम रही है। We noted that before collision is the velocity of the first ball relative to the second ball. अब हमने नोट किया कि जो बिफोर कुलयन थी उनकी जो वेलोसिटी थी उसी तरह से वो आफ्टर कुलयन भी उनकी सेम रही है। It means that the relative velocity before and after the collision have the same magnitude but are reversed after the collision. In other words, the magnitude of relative velocity of approach is equal to the magnitude of the relative velocity of the separation. वो कह रहे हैं जितनी पहले थी उनकी वेलोसिटी वही सेम रही है आफ्टर कुलयन। आगे हम देखते हैं दो बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिन दोनों का मैस सेम होगा। वो क्या करेंगी, एक बॉडी है जो दूसरी के साथ आके टकराएगी और दोनों का मैस सेम है, तो वो क्या करेंगी, सेम वेलोसिटी एक दूसरे में वो एक्सचेंज कर लेंगी एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ बॉडीज इस तरह की होती हैं जो रेस्ट पोजीशन में होती हैं, ठीक है। जो रेस्ट पोजीशन में होगी, एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, दूसरी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। वो जब आके उस रेस्ट पोजीशन वाली बॉडी के साथ आके टकराएगी तो क्या होगा कि अपनी वेलोसिटी उसमें कन्वर्ट कर देगी, मतलब फोर्स उस पर अप्लाई करेगी, और वो जो रेस्ट वाली है वो भी आगे मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब हम देखते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये फोर्स कौन सी होती है?
वो फोर्स जब हम वाटर को जो है वो फ्लो करवाते हैं किसी पाइप के थ्रू, या वैसे ही हम जब टैप ओपन करते हैं तो वाटर जब हमारे हाथ पे आके गिरता है तो हमें एक फोर्स हमें जो है वो फील होती है। उस फोर्स को कहते हैं कि वाटर फ्लो की वजह से वो फोर्स है, तो उसको कहते हैं फोर्स इज ड्यू टू वाटर फ्लो। जितना ज्यादा हम टैप ओपन करेंगे उतनी ज्यादा हमें फोर्स फील होगी, जितना कम टैप ओपन करेंगे उतनी कम हमें फोर्स फील होगी। ये है फोर्सेस ड्यू टू वाटर फ्लो। ये हमारा मैकेनिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने आज देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो किस तरह से मूव होते हैं और कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई होती हैं उनको मूव करने में। फिर उसके बाद हमने मोमेंटम देखा, मोमेंटम क्या होता है। फिर उसके बाद हमने न्यूटन्स के तीनों लॉज देखे कि कौन कौन से 3 लॉज होते हैं। और फिर हमने देखा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। फिर एंड पे हमने पढ़ा है फोर्सेस ड्यू टू वाटर फ्लो। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।